स्वागत है आप सभी को मेरे इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम विज्ञान भाग 3 कक्षा 8 का अध्याय 11 प्रकाश का खेल को देखने वाले हैं। तो चलिए अध्याय पर चलते हैं। तो ये रहा हमारा अध्याय प्रकाश का खेल। तो देखिए अध्याय के शुरू में है कि हमारी सभी ज्ञान इंद्रिया में आंख एक महत्वपूर्ण ज्ञान इंद्रिया है। तो देखिए सबसे पहले हमें ज्ञान इंद्रियों के बारे में जानना चाहिए। ठीक है, देखिए ज्ञान इंद्रिया इस शब्द से ही पता चलता है कि ज्ञान जोड़ इंद्रियां। देखिए आपके शरीर में ऐसे पार्ट्स जिससे आप उस वस्तु के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं उसे ज्ञान इंद्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए अगर आप अपने ज्ञान इंद्रिया को जब पहचानने का प्रयास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। ठीक है, जो जैसे आँख, ठीक है, कान, नाक, जीभ, त्वचा। देखिए हम आँख से देख पाते हैं किसी चीज़ को, कान से हम सुन पाते हैं किसी को, है ना, कान से हम सुन पाते हैं किसी को। देखिए नाक से हम किसी को सूंघ पाते हैं, है ना, सुगंध ले पाते हैं, और जीभ से हम उस स्वाद का पता लगा सकते हैं, और त्वचा से हम क्या कर सकते हैं कि महसूस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, यानी कि इन ज्ञान इंद्रिया एक महत्वपूर्ण है। ठीक है, उनमें से सबसे ज़्यादा हमारी कौन सी महत्वपूर्ण ज्ञान इंद्रिया है? आँख। देखिए इसकी सहायता से हम अपने सामने पड़ने वाले अनेक वस्तुओं को दिन के उजाले में देखते ही हैं तथा रात्रि के भी उजाले में कभी कभी चंद्रमा एवं तारों को भी देख पाते हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि क्या आप बता सकते हैं कि देखना कैसे संभव हो पाता है? देखिए नीचे भी है कि वस्तु को देखने के लिए कौन कौन सी चीज़ आवश्यक है। तो देखिए इसका उत्तर यहाँ पर है कि केवल आंखों द्वारा ही हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते। किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब उस वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारे आंखों में प्रवेश करे। यह प्रकाश वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित अथवा वस्तु से परावर्तित हो सकता है ना, अर्थात या तो स्वयं प्रकाश स्रोत दिखती है अथवा किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ रहा होता है जो हमारी आंखों तक परावर्तित होकर पहुंचता है। देखिए आप इसे समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो देखिए हम किसी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब उस वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारे आंख पर पड़ता है। जैसे हम सेब का उदाहरण ले लेते हैं। हम सेब को तभी देख पाते हैं जब उस सेब से आने वाला प्रकाश, यानी कि वो सेब जब परावर्तित कर देता है प्रकाश को, यानी फिर जो उसके सेब के ऊपर प्रकाश पड़ रहा है उसे पुनः परावर्तन कर हमारे आंख तक पहुंचाता है, तभी हम सेब को देख पाते हैं, है ना। अब देखिए इसके बारे में तो पता चलेगा कि आप किसी चीज़ को कैसे देख पाते हैं ना। देखिए देखने के लिए केवल आंखें हमारे लिए नहीं जरूरी है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या प्रकाश की जरूरत पड़ती है ना। प्रकाश के बिना हम नहीं देख पाएंगे। जैसे अगर हम बंद कमरे में डाल दें, ठीक है, और उसके बाद आपको कहेंगे कि देखने के लिए जिसमें आप लाइट जला रहेगा, तो आप क्या कहेंगे? सब चीज़ को बता दोगे कि वहाँ पर खिड़की है, वहाँ पर दरवाजा है, वहाँ पर लाइट है। और वहीं अगर हम लाइट को बंद कर देंगे तो क्या होगा कि आप उसे नहीं देख पाएंगे, किसी भी चीज़ को नहीं देख पाएंगे। इसीलिए देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी कि केवल आंखों द्वारा हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते। किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब उस वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारे आंखों से प्रवेश करता है। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला पॉइंट है छाया एवं प्रतिबिंब। ठीक है, देखिए छाया से तो आप पूर्व परिचित होंगे, छाया किसे कहते हैं। ठीक है, अब प्रतिबिंब के बारे में जानना जाएंगे। ठीक है, देखिए प्रतिबिंब क्या होता है कि प्रतिबिंब जो भी किरण उसके ऊपर पड़ता है, नहीं प्रकाश जो भी उस पर पड़ता है उसे परावर्तित कर देता है ना। जैसे देखिए दर्पण हो गया। ठीक है, दर्पण में क्या होता है, पूरी तरह से प्रकाश को परावर्तित कर देता है ना। देखिए दर्पण में आपके चेहरे का प्रतिबिंब होता है ना। देखिए दर्पण में क्या होता है कि जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसका क्या होता है कि पूरा जो भी आपके चेहरे में है उन सभी की रोशनी को परावर्तित करके आपके आंख तक पहुंचाता है, जिससे आप वस्तु को देख पाते हैं, है ना। अब देखिए प्रतिबिंब के बारे में आपने जान चुके हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए छाया आपको इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए इसके अंदर क्या गया है कि ये पर्दा है, ठीक है, और ये बॉल है और ये मोमबत्ती है। ठीक है, यहाँ पे मोमबत्ती जब जलाया गया तो यहाँ से प्रकाश पड़ रहा है। ठीक है, और जब यहाँ पे प्रकाश पड़ता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर गोल सा क्या होगा कि यहाँ पर इसका क्या होगा, प्रतिबिंब बने, छाया बनेगा, है ना। अब देखिए नीचे आगे चलते हैं कि देखिए यहाँ पर दे रखा है कि यहाँ इसे थोड़ा सही कर लेते हैं। देखिए कोई भी चमकदार सतह दर्पण की सतह, यानी कि कोई भी चमकदार सतह दर्पण की तरह काम करती है ना, तथा अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को परिवर्तित कर देती है। कोई भी चमकदार सतह होता है, जैसे आप अपना नया थाली का ही उदाहरण ले लीजिए, तो दर्पण की तरह काम करता है। दर्पण में क्या होता है, आप अपने चेहरे को देख पाते हैं, यानी कि जो रोशनी आती है उसे क्या करता है, पूरा पुनः परावर्तन कर देता है, जिससे हम उसे देख पाते हैं, है ना। अब आगे चलते हैं। आपने छाया एवं प्रतिबिंब के बारे में जान चुके हैं ना। प्रतिबिंब मतलब आपका ही चेहरा जो आप आईना में देखते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए हमारा अगला पॉइंट है परावर्तन के नियम। ठीक है, इसको जानने से पहले आपको इन सभी चीज़ों को जानना होगा कि परावर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए आपने पिछली कक्षा में जान चुके हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो देखिए दर्पण अपने पड़ने वाले प्रकाश के पथ को मोड़ देता है, और दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा में बदलाव प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे देखिए दर्पण पर जो प्रकाश पड़ता है, ठीक है, वो अपने पथ को क्या करता है, मोड़ देता है, जिससे क्या होता है, दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा में बदलाव को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो देखिए आपने परावर्तन के बारे में जान लिया। अब इसके नियम जानते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके नियम जानने से पहले आपको इन 4 चीज़ों के बारे में जानना आवश्यक है। देखिए इन 4 चीज़ों में है सबसे पहला है समतल दर्पण, जिसे प्लेन मिरर कहते हैं। ठीक है, और फिर आपातित किरण किसे कहते हैं, आपातित और परावर्तित किरण किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में इंडेंसेंट रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं, जिसे रिफ्लेक्टेड सरफेस कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और देखिए अभिलंब किसे कहते हैं, जिसे परपेंडिकुलर जिसे कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम समतल दर्पण के बारे में जानते हैं। ठीक है,
तो देखिए आप समतल दर्पण को जब भी हम बनाते हैं, ठीक है, जब हम लोग समतल दर्पण को जब भी बनाते हैं तो इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। समतल दर्पण मीन्स आईना हो गया आपका, ठीक है। तो देखिए समतल दर्पण जैसे हम क्या कहते हैं, ये जो आगे का भाग है, ये समतल दर्पण को हम इस प्रकार से करते हैं, ठीक है। ये आपका आगे का भाग है और ये समतल दर्पण का पीछे का भाग है, ठीक है। तो देखिए समतल दर्पण को इस प्रकार हम करते हैं, ठीक है। आप ड्राइंग के भी माध्यम से समझ सकते हैं समतल दर्पण को। अब देखिए समतल दर्पण को जान चुके हैं। अब देखिए आपतित और परावर्तित किरण किसे कहते हैं, जिसे इंडिसेंट और रिफ्लेक्टेड रे किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण, तो देखिए अब ये जो हमारे पास जो प्रकाश आ रहा है, ठीक है, देखिए शुरू में जो प्रकाश आता है वो क्या हुआ, हमारा आपतित किरण, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण। अब देखिए ये जो दर्पण है, इस दर्पण से रिफ्लेक्ट होकर यानी कि परावर्तित होकर जब वापस जाता है तो उसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण, ठीक है। अब देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण के बारे में आप जान चुके हैं और आगे चलते हैं तब। अब देखिए हमारा अगला पॉइंट है कि परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं, जिसे रिफ्लेक्टेड सरफेस कहते हैं इंग्लिश में। इसे ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ। तो देखिए अब देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर यानी कि परावर्तित होते हैं, इसी बिंदु को हम क्या करते हैं, परावर्तित पृष्ठ, यानी कि ये जो पृष्ठ से परावर्तित हुआ, यानी कि ये आपतित किरण जो परावर्तित किरण से वापस गया, यानी कि आया, ठीक है। हम यहाँ पे निशान दे देते हैं ऐसे, ताकि आपको समझने में आसानी रहे, ठीक है। अब आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा कुछ, ठीक है। देखिए जब हमारे पास किरण आया और परावर्तित हुआ, तो देखिए जिस सरफेस पे ये टकराया इसे क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। आगे चलते हैं, आपको ये समझ में आ चुका होगा आशा करता हूँ। अब देखिए आगे हम अभिलंब के बारे में जानेंगे। इसे आप गणित में भी आप जान चुके होंगे, है ना, सुने होंगे अभिलंब किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमारा जब क्या है कि ये हमारा क्या है, आपको बता रखा हूँ, ये समतल दर्पण है, ठीक है। देखिए जब कोई किरण सीधी पड़ती है, यानी कि जब कोई किरण आती है तो यानी कि 90 डिग्री का कोण बनता है यहाँ पर, है ना, एकदम सीधी जो होती है यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है ना, यानी सीधी रेखा है, यानी कि दर्पण पर जब अगर सीधी रेखा पड़ेगी तो यहाँ पर क्या होगा कि 90 डिग्री का कोण बनेगा, है ना। अब देखिए ये जो लाइन जो होगा 90 डिग्री का, तो ये जो लाइन होगा इसे हम क्या कहेंगे, अभिलंब, जिसे क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर, है ना। इसके बारे में आप जान गए। अब देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, अभिलंब दे दिया, ठीक है। अब देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच ये दोनों तरफ एक कोण निर्माण होता है। देखिए इस कोण को हम किससे सूचित करते हैं, देखिए इस कोण को हम आई से सूचित करते हैं, जिसे आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। और इस कोण को हम क्या कहते हैं, आर से सूचित करते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, परावर्तित कोण। इसे क्या कहते हैं, आपतित कोण, इसे परावर्तित कोण। देखिए हमारा 90 डिग्री का है, ठीक है, 90 डिग्री का, ओके, आप इसे समझ गए, है ना। और देखिए ये हमारा अभिलंब है, ये जो सीधा है ये अभिलंब है हमारा। अब मैंने इस तरह से इसे लिख दिया है, ठीक है। आप चाहे तो आप इस प्रकार से उतार सकते हैं। देखिए आप इस प्रकार से इसे उतार लें ताकि आपको आसानी होए, है ना, ठीक है। अब आप इसे रोक के आप बैक करके आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने इन सभी के बारे में जान चुके हैं, ठीक है। अब देखिए परावर्तन के बारे में तो अब हम जान लिए। अब देखिए इसका नियम जानना है, ठीक है। तो देखिए परावर्तन के नियम 2 हैं, ठीक है। ये देखिए आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर रहेगा, यानी कि हम आपको ड्राइंग से समझा देते हैं कि पहले जूम कर लेते हैं हल्का, ठीक है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर देखिए ये आई है, ठीक है, आपतन कोण है ये और परावर्तन कोण, हमेशा ये दोनों बराबर होंगे। जैसे अगर ये हमारा क्या है, ये समझिए हमारा कितने का डिग्री का है, 60 डिग्री का, ठीक है, यानी कि समझ लीजिए 90 डिग्री का ये, ठीक है, 90 डिग्री का है। तो देखिए दोनों बराबर होगा तो कितने डिग्री का होगा, ये 45 डिग्री का और ये 45 डिग्री का, और ये हमारा क्या होगा, 90 डिग्री का। आप समझ रहे होंगे, आशा करता हूँ, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट है हमारा नियम कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं, ठीक है। देखिए इसे समझिए ड्राइंग पर, देखिए उसके अंदर था कि आपतित किरण, ये रहा हमारा आपतित किरण, है ना, और आपतन बिंदु, ये हमारा क्या है, आपतन बिंदु, है ना, पर अभिलंब, ये है ना हमारा अभिलंब, है ना, तथा परावर्तित किरण, ये है ना परावर्तित किरण, एक ही तल में होता है ना, एक ही तल में होता है। आपने दोनों नियम के बारे में जान गए, है ना। अब आगे चलते हैं हम। देखिए अब आपने परावर्तन के नियम के बारे में आप जान चुके हैं, अब आगे चलते हैं। देखिए हमारा अगला बिंदु है नियमित तथा विसरित परावर्तन। देखिए नियमित तथा विसरित परावर्तन आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि आप एक नया थाली लीजिए, ठीक है, और उस थाली में आप अपना चेहरा देखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। जब आप अपने नए थाली में चेहरा देखने का प्रयास करेंगे तो उसमें आपको आसानी से चेहरा दिख जाएगा। और जब पुराना थाली होता है तो क्या होता है कि उसमें चेहरा हमें दिखता नहीं है सही से, है ना। हालांकि उससे भी किरण परावर्तित होता है, लेकिन हमें क्यों नहीं दिखता है, जबकि जब हम दर्पण का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी तो पूरा परावर्तन कर देता है किरण को, लेकिन उसमें तो हम सब कुछ देख पाते हैं। लेकिन नियमित यानी कि जो पुराना थाली है उसके अंदर हम क्यों नहीं देख पाते हैं, तो आइए हम समझा देते हैं। देखिए जब हमारा नया थाली होता है तो उसका सतह जो होता है पूरा चिकना होता है, यही नियमित परावर्तन में भी होता है, ठीक है। उसका सतह क्या होता है, चिकना होता है, जिससे क्या होता है कि परावर्तन नियम यानी कि परावर्तन आसानी से होता है और जिससे हमारे आंख तक सही से रोशनी जाता है, ठीक है। और देखिए यही हमारा नियमित परावर्तन हुआ, है ना। अब देखिए वहीं क्या होता है, जब अनियमित या विसरित परावर्तन होता है, यानी कि जब हमारा थाली पुराना हो जाता है तो क्या होता है, वो बार धुलने के कारण क्या होता है कि वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, यानी कि उसका सतह चिकना नहीं होता है, इसलिए उसका जो किरण होता है वो टेढ़ा मेढ़ा जाता है ना, जिससे हम उसमें क्या होता है कि नहीं देख पाते हैं। उसी प्रकार देखिए ये नियमित परावर्तन इस प्रकार है और विसरित परावर्तन, विसरित मतलब क्या, विस्तारित हो है ना, यहाँ पर कम है, यहाँ पे फैला हुआ है ना। और अनियमित यानी कि नियमित नहीं है, ये क्या है, नियमित है, सीधा सीधा जा रहा है, और ये विसरित है, उल्टा सीधा है ना। अब आशा करता हूँ आप परावर्तन के नियम को जान चुके हैं, है ना, परावर्तन के नियम को आप अच्छे से जान चुके होंगे। अब देखिए हमारा अगला पॉइंट है कि परावर्तित प्रकाश का पुनः परावर्तन। इसे हम चित्र से समझ लेते हैं, है ना, चित्र से हमें आसानी से समझ में आएगी,
है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब हमारा यानी कि यहाँ से हम अपना चेहरा को देख ही पाते हैं आईना में, और देखिए हम पीछे वाले भाग को है इस आईने के थ्रू यानी कि इस आईने में देख पाते हैं, और इसी आईने से हम क्या करते हैं, इस आईने को देख पाते हैं जिससे हमें पीछे वाला भी भाग दिखता है। यानी कि हम इस आईने से अपना फेस तो देख ही पाते हैं, और ये जो पीछे वाला आईना जिसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, ये वाला आईना का प्रतिबिंब इस आईने में बनता है, जिससे हम क्या करते हैं कि आसानी से एक ही मिरर में अपना फेस भी देख लेते हैं और पीछे का डिजाइन भी इस आईना के थ्रू देख पाते हैं, है ना। तो आप समझ गए होंगे कि परावर्तक प्रकाश का पुनः परावर्तन, है ना। अब देखिए हमारा अगला पॉइंट है बहुप्रतिबिंब। आइए इसे चित्र से समझते हैं। देखिए आप क्या कीजिएगा कि दो आईने को इस प्रकार आईना को सटा दीजिए, इस प्रकार आईना को सटा दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा कि जब आप इधर एक चीज को देखेंगे, यानी कि कोई भी वस्तु को इधर देखेंगे, तो ये इसी आईना का प्रतिबिंब यानी कि इसका प्रतिबिंब 4 जगह दिखेगा, एक इस तरफ और एक इस तरफ, है ना। जिसे आप ड्राइंग के भी माध्यम से देख सकते हैं, ये बहुत आसान होगा, है ना। आप इसे खुद से भी बना सकते हैं, है ना। तो आशा करता हूँ आप बहुप्रतिबिंब के बारे में जान चुके होंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए हम अपने शरीर से जिस भाग से इतनी खूबसूरत रंग बिरंगी दुनिया को देख पाते हैं, उसके भी बारे में तो हमें जानना आवश्यक है ना। जैसे देखिए हमारी आंख, ठीक है, हम आंख के भी तो बारे में जरूर जानना चाहिए ना हमें, है ना। हमें आंख के भी बारे में जानना चाहिए ताकि हम उसके बारे में आसानी से कुछ बता सकें। देखिए ये जो हमारा होता है, ठीक है, हमारा जो ये आंख है, ठीक है, तो देखिए ये वाला जो भाग है, ये दोनों हमारा क्या है, ऊपर और नीचे का भाग, ये हमारा पलक है, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा व्हाइट कलर का भाग है, ये क्या है, तो देखिए ये एक खास तरह से होता है, खास तरह से यानी कि हमारे आंख को सुरक्षा देने के लिए बनाया जाता है ना। ये व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा है, ये हमारा काला कलर का, तो ये हमारा क्या है, कॉर्निया है, ठीक है। काला कलर का पूरा बगल से पूरा ये क्या है, कॉर्निया है, ठीक है। आप इसके बारे में जान गए हैं, ठीक है। और भी बहुत कुछ मैं बताऊं कि देखिए अब आगे जो हमारा जो बीच वाला भाग है, इसे हम कॉर्निया कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो बीच वाला भाग है बगल से, उसे क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में आप जान चुके होंगे आसानी से, ठीक है। अब देखिए हम ड्राइंग से भी जाने, ठीक है, आप चित्र के माध्यम से तो जान चुके हैं, ड्राइंग से भी माध्यम से जानते हैं। तो देखिए ये हमारा आंख है, ठीक है, लेंस, ये हमारे आंखों का चित्र है, मानव नेत्र की संरचना। तो देखिए ये जो हमारा होता है, जब ये सबसे पहला प्रकाश कहाँ आता है, कॉर्निया पर, ठीक है। ये जो है हमारा भाग, ये क्या है, कॉर्निया है, ठीक है। अब देखिए जब प्रकाश आता है तो किसके द्वारा संचारण होता है, यानी परितारिका के द्वारा इसका नियंत्रण होता है प्रकाश का, ठीक है। ये जब देखिए आप अंधेरी रात में जाइएगा तो क्या होता है, परितारिका नंबर जाता है ताकि अंदर में, आंख के अंदर में ज़्यादा रोशनी जा सके। और जब आप ज़्यादा रोशनी वाले भाग में रहते हैं तो ये कॉर्निया क्या होता है, ये परितारिका बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाती है ताकि आंख में ज़्यादा रोशनी ना जाए और हमारे आंख को यानी कि आंख में कोई प्रॉब्लम ना हो, यानी हानिकारक ना। अब देखिए ये हमारा पुतली है, ठीक है, ये पूरा बीच का पुतली है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा लेंस है, ठीक है। जब हमारा प्रकाश जब आगे की तरफ बढ़ता है तो हमारे लेंस से आता है। और देखिए ये लेंस जब लेंस से गुजरता है तो क्या होता है, ये हमारा दृष्टि पटल पर आता है, ठीक है। दृष्टि पटल पर पहुंचता है, ठीक है। देखिए दृष्टि पटल को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, रेटिना, ठीक है। दृष्टि पटल पर आता है। अब देखिए ये दृष्टि पटल दो प्रकार, यानी कि ये दृष्टि पटल किससे बनता है, तंतु कोशिकाएं से, ठीक है। और ये दो भाग है इसके, ठीक है, दृष्टि पटल के, ठीक है। देखिए दृष्टि पटल के 2 भाग हैं, इसके बारे में भी आगे बताएंगे। देखिए इसके बीच में कुछ नहीं होता है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, हक तंत्रिका। देखिए जब कोई प्रकाश आता है तो ठीक है वो दृष्टि पटल पे जाता है और दृष्टि पटल से हक तंत्रिका के द्वारा यानी कि ऑप्टिक नर्वस के द्वारा हमारे दिमाग में भेज दिया जाता है, और जिससे हमें पता चलता है कि ये सेब है, इसे खाना चाहिए ना खाना चाहिए, कि क्या करना चाहिए, यानी कि हम उसके बारे में जान चुके होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं होता है, इसे हक तंत्रिका नहीं, सॉरी, यहाँ पे क्या कहते हैं, अंध बिंदु इसे कहते हैं, ठीक है। और यह हक तंत्रिका द्वारा हमारे यानी कि ऑप्टिक नर्वस के द्वारा हमारे दिमाग में जा पाता है कोई सा चीज। देखिए 2 चीज के बारे में हम आगे जानते हैं कि देखिए ये दृष्टि पटल 2 भाग है, इन दोनों का क्या क्या काम है, देखिए तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए तंत्रिकाएं 2 प्रकार के हैं, ठीक है। देखिए एक शंकु है और एक शालाकाएं हैं। देखिए तीव्र प्रकाश के लिए गुणग्राही होते हैं तथा रंगों की सूचनाएं भी भेजते हैं, ठीक है। शंकु क्या कहते हैं कि तीव्र प्रकाश के लिए गुणग्राही हो जाते हैं, ठीक है, और रंगों की सूचनाएं भेजते हैं शंकु, ठीक है। देखिए शालाकाएं क्या कहते हैं, मंद प्रकाश यानी धीरे वाले प्रकाश को गुणग्राही होते हैं, ठीक है, गुणग्राही होते हैं, ठीक है, धीरे वाले प्रकाश के लिए होते हैं, ठीक है ये। और ये दृक तंत्रिकाओं तथा दृष्टि पटल की संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती है। इस बिंदु को क्या कहते हैं, अंध बिंदु, आपको बता रखा है ना, अंध बिंदु। देखिए आप इसके बारे में आप जान चुके दोनों के बारे में, नहीं अगर समझे तो फिर से समझ लीजिएगा बैक करके थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि इसे समझने में थोड़ा आप जब आगे की क्लास में जाएंगे तो इसे आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। अब देखिए हम आगे चलते हैं। देखिए हमारा अगला पॉइंट है आंखों की देखभाल, ठीक है। देखिए जब हम अपने खूबसूरत संसार को इतने आसानी तरीके से देख पाते हैं तो हमें इसका देखभाल भी तो करना चाहिए, है ना। अब देखिए हम देखभाल कैसे करेंगे, तो देखिए आंख संबंधित कोई भी समस्या हो तो नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए तथा नियमित जांच करानी चाहिए। अब देखिए अगर आपके आंख में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए कि नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है, ठीक है। देखिए आंख के लिए बहुत अधिक प्रकाश या बहुत कम प्रकाश हानिकारक होता है, ठीक है। अतः शक्तिशाली प्रकाश के यहाँ नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और कभी सीधा भी नहीं देखना चाहिए आंख में, जैसे आप धूप को सीधा नहीं देखिए, ठीक है। अब देखिए पढ़ते वक्त बहुत कम रोशनी में भी नहीं जाइए। अब जैसे समझ लीजिए कि बहुत बड़ा रूम है, उसमें आप एक मोमबत्ती जला के कोने में पढ़ रहे हैं तो उसमें भी आपको दिक्कत है, ठीक है। अब देखिए अपनी आंख को कभी मत रगड़िए, यानी कि हमें अपने आंख को रगड़ना भी नहीं चाहिए। और गंदे होने पर स्वच्छ जल से धोइए, धूलकण पर जाए तब भी स्वच्छ जल से धोइए, ठीक है, आंखों को ना रगड़िए, ठीक है। अब देखिए आहार में विटामिन ए युक्त अवयवों को शामिल कीजिए, जैसे गाजर, फूलगोभी, पालक, दूध, अंडे। इन सबसे क्या होगा कि ये विटामिन ए युक्त अवयव है, इससे हम क्या होता है कि हमारे आंख की रोशनी बढ़ती है ना। आगे चलते हैं।
अब देखिए अगला पॉइंट है कि निशक्त व्यक्ति भी पढ़ लिख सकते हैं, यानी कि जो नहीं देख पाते, यानी अंधा लोग। अंधा, देखिए अंधा शब्द किसी यानी कि इसका प्रयोग नहीं करेंगे, उसे क्या कहेंगे, दृष्टि निशक्त व्यक्ति। ठीक है, देखिए ये भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए ये पहले तो देखिए दो चीज से, यानी दो चीज के साधन से लोग पढ़ पाते हैं। देखिए एक अप्रकाशिक साधन जिसे ब्रेल स्टेट कहते हैं, ब्रेल लिपि युक्ति कहते हैं, कागज इत्यादि की तरह पढ़ सकते हैं। दूसरा प्रकाशिक साधन जैसे चश्मा लेंस लगा के अपने आंखों को ठीक करा सकते हैं, और जिस यानी कि आंखों को ठीक कर ले उसके बाद पढ़ सकते हैं। और जो नहीं देख पाएंगे उसके लिए क्या है, ब्रेल पद्धति। देखिए ब्रेल पद्धति की खोज किसने की थी, इन आदमी ने, जिसका नाम है, इन व्यक्ति ने, जिनका नाम है लुई ब्रेल। देखिए लुई ब्रेल जो एक स्वयं दृष्टि निशक्त व्यक्ति थे, ने 1821 ईस्वी में दृष्टि निशक्त व्यक्तियों के लिए एक पद्धति विकास की। ठीक है, और वर्तमान पद्धति 1932 में अपनाई गई इसको। ठीक है, देखिए कब बना, 1831 में, लेकिन अपनाई कब गई, 1932 में। ठीक है, देखिए इस पद्धति में, यानी कि इस पद्धति में क्या होता है, 63 प्रकाश, यानी कि 63 बिंदुकित पैटर्न है, यानी कि जैसे अपने में का खा गा होता है, तो इसमें क्या है, 63 बिंदुकित पैटर्न है, जिनकी सहायता से दृष्टि निशक्त व्यक्ति लोग सीख पाते हैं। और इस तरह से दृष्टि निशक्त व्यक्तियों के लिए भी ब्रेल कोड को क्या कहते हैं, ब्रेल लिपि। ठीक है, इस तरह से दृष्टि निशक्त व्यक्तियों के लिए ब्रेल कोड को क्या कहते हैं, ब्रेल लिपि। ठीक है, आशा करता हूं कि आप सभी इन सभी यानी कि जो भी अध्याय को समझाया उन सभी को आपने आसानी से समझ लिया होगा। अब चलिए नोट्स को देखते हैं। ठीक है, जब प्रकाश किसी चिकने चमकदार यानी कि परावर्तक सतह पर आपतित होता है तब नियमित परावर्तन होता है। देखिए विस्तृत परावर्तन खुरदुरे सतह से होता है। ठीक है, परावर्तन के दो नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि आपतन कोण परावर्तन के बराबर होता है, पहला नियम है। और दूसरा आपतित किरण परावर्तित किरण तथा परावर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होता है, सब चीज है ना। अब देखिए आगे है कि किसी कोण के झुके दो दर्पण अनेक प्रतिबिंब बना सकते हैं, अनेक परिवर्तन बना सकते हैं, जैसे कि आपको बहु प्रतिबिंब बताया है। ठीक है, अब देखिए बहु परावर्तन के कारण बहुमूर्तिदर्शी में अनेक सुंदर पैटर्न बनते हैं। देखिए हमारी आंख में महत्वपूर्ण भाग है कॉर्निया, परितारिका, पुतली, लेंस, दृष्टिपटल तथा हरक दृक् तंत्रिकाएं। ठीक है, अब देखिए ब्रेल पद्धति का उपयोग करके निशक्त व्यक्ति पढ़ लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि मान लीजिए कि आपके सामने दीवार पर फोटो टंगा है। ठीक है, आपका मित्र आपकी आंखों के सामने कॉपी ला देता है, क्या आप फोटो को देख पाएंगे, व्याख्या कीजिए। तो इसका सही उत्तर है नहीं देख पाएंगे, है ना, आपको तो पता ही है। तो देखिए इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे कि, देखिए इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे कि मित्र जब हमारे आंख के सामने कॉपी ला देगा तो हम उस तस्वीर को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि देखने के लिए परावर्तन होना जरूरी है। इसलिए जब हमारा मित्र तस्वीर को आंखों के सामने लाएगा तो पुस्तक इधर होगा। ठीक है, पुस्तक को यानी कि आंखों के सामने लाएगा तो उस तस्वीर से आने वाला प्रकाश हमारे आंख तक नहीं पहुंच पाएगा, फलतः हम उसे नहीं देख पाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या होगा, पुस्तक यानी कॉपी, है ना। अब आगे चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, दिन के उजाले में आप अपने घर की खिड़कियों से जिन जिन पेड़ पौधे को देख पाते हैं, अंधेरी रात में उसी खिड़की से उन्हें क्यों नहीं देख पाते हैं। तो इसका उत्तर है, देखिए देखने के लिए परावर्तन का होना आवश्यक है, क्योंकि रात के समय में परावर्तन नहीं हो पाता है, इसलिए हम रात के समय खिड़की से बाहर नहीं देख पाते हैं। देखिए देखने के लिए उस वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारे आंख तक आएगा तभी ना हम देख पाएंगे। अब देखिए जब क्या होगा, इसे हम आपको क्या कहते हैं कि ड्राइंग से समझाते हैं। अब देखिए इसमें जब देखिए हम देखते हैं किसी से, तो देखिए उस वस्तु से क्या होता है कि परावर्तन किरण हमारे आंख तक पहुंचता है तभी देख पाते हैं। अब देखिए जब किरण आएगा ही नहीं तो हमारे आंख तक पहुंचेगा नहीं, और जब हमारे आंख तक पहुंचेगा नहीं तो हम किसी चीज को नहीं देख पाएंगे, यानी रात को समय नहीं देख पाएंगे किसी चीज को, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 को आप समझ लिए होंगे। अब आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, नियमित एवं विस्तृत परावर्तन में अंतर किरण यानी कि अंतर किरण आरेख की सहायता से बताइए। ठीक है, इसे आरेख की सहायता से बताना है। तो देखिए इसके अंदर सिर्फ आरेख की सहायता से बताना है, तो आप इस प्रकार से इसका ड्राइंग बना सकते हैं। यह है नियमित परावर्तन का ड्राइंग, आप इस प्रकार से, ये नियमित परावर्तन का आरेख है, आप इस प्रकार से लिखिए, और ये विस्तृत परावर्तन का आरेख है। ठीक है, आप इसे लिख लीजिए। अब देखिए अगला है कि बहुमूर्ति दर्शी की रचना का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर आप इधर लिखिए। तो देखिए आप इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे कि तीनों दर्पणों को एक साथ प्रिज्म की आकृति से क्या करेंगे कि फेविकॉल से की सहायता से जोड़ देंगे। ठीक है, और इस जुड़े हुए आकृति को मोटे गत्ते से बनी बेलनाकार डब्बे में इस प्रकार अंदर लीजिए कि डब्बा आकृति से थोड़ा लंबी तथा आकृति डब्बे में एकदम फिट बैठता हो। देखिए डब्बे के एक सिरे को गत्ते की ऐसी मोटी डिस्क से बंद कीजिए जिसके बीच में भीतर का दृश्य देखने के लिए एक छोटा सा छिद्र बना हो। देखिए छिद्र का पारदर्शी प्लास्टिक चिपका दीजिए, यानी कि छिद्र पर पारदर्शी प्लास्टिक चिपका देंगे। ठीक है, देखिए डब्बे के दूसरे सिरों पर समतल कांच की वृत्ताकार प्लेट इस प्रकार लगाइए कि वह प्रिज्म की आकृति को छू सके। इस तरह प्लेट पर रंगीन चूड़ियों के टुकड़े को रखिए। इसे क्या कीजिए, इसे घिसे हुए कांच की प्लेट से क्या कीजिएगा, बंद कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए बंद कीजिएगा तो आपका क्या होगा, बहुमूर्तिदर्शी तैयार ही हो जाएगा। ठीक है, आप इसे लिखिएगा और क्या कीजिएगा कि इसको आप चाहे तो अगर बनाना है तो ज़्यादा तो बना लीजिएगा। देखिए आपको चित्र बनाने से थोड़ा सा भी नहीं झिझकना चाहिए, क्योंकि अगर आप चित्र बनाइएगा तो इससे क्या होगा कि आप उससे ज़्यादा बेनिफिट ला सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि मानव नेत्र का एक नामांकित चित्र बनाइए। तो इसका उत्तर है ये, आप इस प्रकार को इस तरह से यानी कि इसको आप क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि परावर्तन किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाए तो आपतन कोण का मान कितना होगा। इसे चलिए कॉपी से समझते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है कि परावर्तन किरण क्या करें, 90 डिग्री का कोण बनाए, यानी कि ये जो किरण है ये क्या करें, 90 डिग्री का कोण बनाए। आपको थोड़ा जूम करके बता दें, ठीक है, थोड़ा सा और, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, है ना।
अब देखिए ये 90 डिग्री का कोण बना है, ठीक है। अब देखिए आपतन कोण का माप कितना होगा, ठीक है। तो देखिए आपको बताया ये अभिलंब होता है, ठीक है। अब ये दो कोण का माप बताना है। तो देखिए इसका नियम आप जान चुके कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। अतः आपतन कोण बराबर 90/2 यानी कि 45 डिग्री, है ना। आपको बता रखे कि अगर आपको आपतन कोण का माप जानना है, ठीक है, यानी कि आपतन कोण का माप जानना है, तो आपको पता है कि दोनों का कोण का बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए ये आपतन कोण है हमारा, ये परावर्तन कोण है, यानी कि जितना ये होगा इतना ये होगा। अगर हम 90 डिग्री को 2 भाग में कर दे तो ये भी 45 हो जाएगा, यानी कि आंसर निकल गया, है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया, है ना। अब आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि आप अपनी आंखों की देखभाल कैसे करेंगे। तो इसका उत्तर है हम अपनी आंखों का देखभाल निम्न प्रकार से करेंगे। जैसे आंख संबंधित कोई भी समस्या होने पर नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाएंगे। आंख के लिए बहुत अधिक या बहुत कम प्रकाश भी हानिकारक होता है, इसलिए नहीं जाएंगे अधिक शक्तिशाली या कम शक्तिशाली प्रकाश में, ना। अब देखिए अपनी आंखों को नहीं रगड़ेंगे, है ना। गंदा होने पर स्वच्छ जल से धुलेंगे, है ना। आहार में विटामिन ए युक्त आहार लेंगे, है ना, भोजन लेंगे, ठीक है। बस ये सब लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि किसी गड्ढे के पास जाते हुए कोई दृष्टि नहीं सकते व्यक्ति आपको दिखाई दे तो तब आप क्या करेंगे। तो ये देखिए कॉमन सेंस वाला प्रश्न है। तो देखिए अगर आपके सामने कोई दृष्टि नहीं सकते व्यक्ति दिखे तो आप क्या करेंगे, उसे कहेंगे कि आगे मत जाइए, आगे गड्ढा है, और उसे क्या कीजिएगा कि हाथ पकड़ के घर उसे छोड़ दीजिएगा। आप जोड़ के लिख सकते हैं, ठीक है। इसे मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आप इसे अपने तरह से आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और इनसे कोई भी कुछ ज्ञान मिला होगा। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, यानी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्द ही दूसरे वीडियो के साथ हम उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई जारी रखिए। मिलेंगे कभी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।